विपिन भारद्वाज जी, सबसे पहले होली की शुभकामना हमारी तरफ से आपको। आपको भी रावेश जी। आज हम आपके यहाँ चर्चा करने आए हैं कि सबसे पहले होली का त्योहार, जी, आपका क्या विचार है आज के संदर्भ को लेकर के? होली हमारे यहाँ एक सामाजिक सौहार्द का पर्व है, जिसमें लोग एक दूसरे से भाईचारा का अनुबंध करते हैं और सब एक दूसरे से गले मिलकर एक सामाजिक सद्भावना का क्रिएशन करते हैं। ये हमारे यहाँ का होली का पर्व का एक सामाजिक सामंजस्य है, जिसको हम सभी की जिम्मेदारी बनती है उसको निभाएं। जी, आजकल जैसा कि होली का रंगीन माहौल चल रहा है और अब आगे और भी रंगीन होने वाला है होली के बाद, यानी भारतीय राजनीति में। तो मैं राजनीति से संबंधित एक प्रश्न, थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा जी। 2024 के चुनाव आ रहे हैं जी। और 2024 के चुनाव में विभिन्न रंग बिखरने वाले हैं जी। और खासकर नेताओं के रंग जो हैं कुछ के बदरंग हो रहे हैं, कुछ के रंगीन हो रहे हैं, कुछ के क्या है, कुछ के क्या है। तो ये भारतीय राजनीति में मतदान एक बहुत ही अहम भूमिका रखता है। जी। तो सबसे पहले हम आपका विचार चाहेंगे, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि आपका मत और आपका वोट। जी। सभी को वोट देने का अधिकार है। जी। लेकिन राजनीतिक जो दाव पेच आजकल चल रहे हैं उसके संदर्भ में थोड़ी बात करूंगा। जी। भारत के सभी राज्यों में आजकल लगभग आपके विचार में क्या स्थिति है चुनाव को लेकर के? देखिए रामेन जी, दरअसल क्या है, लोकसभा का चुनाव 2024 का घोषणा हो चुकी है और अपने नगर फिरोजाबाद, जिला फिरोजाबाद का चुनाव की तिथि जो है वोटिंग की, वो 7 मई 2024 है। क्योंकि हम अपने नगर से इस चीज का अवलोकन करेंगे तो लोगों को सही सही समझ में आएगा। देश की बातें जब करनी अच्छी लगती है जब हम अपनी बात पे तो पहले स्थायित्व दे लें, हम अपनी बात का स्थायित्व दे लें। आज की डेट में जो लोकसभा चुनाव है वो एक तरह से विपक्षी पार्टी जो भी है वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त, परिवारवाद में लिप्त, उनका कोई एजेंडा नहीं है और एक मोदी सरकार जो इस कार्य को आगे आह्वान कर रही है, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। आजकल राजनीतिक दांव पेच चल रहे हैं, सभी को एक दूसरे को डिफीट देने के लिए लोग अपने अपने हिसाब से टिप्पणी लगा रहे हैं, आंकड़े लगा रहे हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। विपक्ष किस ओर जा रहा है और सत्ता पक्ष किस ओर जा रही है, दोनों में जो घमासान आज चल रहा है। विपक्ष का मामला है, विपक्ष एज ए शून्य जी, विपक्ष के पास ना ही कोई मुद्दा है ना ही कोई एजेंडा है। विपक्ष ओनली अपनी खींच मिटाने का प्रयास कर रहा है। वो खींच में क्या कहता है कि उसको जेल हो गई, कि उसको जेल हो गई, कि उसको ईडी का सम्मान आ गया, उसको फलाने का आ गया, कि अगले इसको सीबीआई का सम्मान आ गया। तो चोरों को तो सम्मान आएंगे ही आएंगे, इसमें तो किसी बात का कोई शक शुबा है ही नहीं और समाज भी इन सब बातों को बखूबी जान रहा है। इसलिए इन सब बातों का तो कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्शन जो है वो बीजेपी वर्सेज ऑल, या तो भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करेंगे या अदर्स पार्टी को वोट करेंगे। अदर्स पार्टी में भी कोई किसी का नाम नहीं है, न सपा का नाम है, न अखिलेश का नाम है, न मायावती का नाम है, न राहुल गांधी का नाम है, न स्टालिन का नाम है, न चंद्रबाबू नायडू। मतलब अदर्स में जो भी लोग हैं, जो भी पार्टियां हैं, वो सब बिखरे हुए पड़े हैं। इनका न कोई एजेंडा है न इन्होंने कोई कार्य किया है। अब बीजेपी कार्य किया है तो लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो जहां तक मेरी समझ का विचार ये है कि पब्लिक का जो वोटर है, वोटर इन सब चीजों को बखूबी जानता है। आज से 30 साल पहले वाला वोटर नहीं है जो किसी के कहने से किसी पार्टी को वोट कर देता था। आज का वोटर बहुत जागरूक है, समझदार है, उसको सब कुछ दिख रहा है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि चुनाव को जो सत्ता पक्ष है वो हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। हाईजैक उस चीज को किया जाता है रामीन जी, जिस चीज के लिए हम कोई नई चीज लेके आते हैं।
आप ये बताइए, विभिन्न तरीके से, विभिन्न मुद्दों से, विभिन्न उससे वही कारण मैं आपसे दबाने की कोशिश विपक्ष वही की जा मैं रही है। कारण आपसे कह रहा हूं। कांग्रेस हेराल्ड केस पे जमानत पे चल रही है। जी, आपकी डीएमके पार्टी शालीन की वो ये कहती है कि हिंदू समाज कोल है, कोरोना है, नासूर है। तीसरा मायावती ये कहती है कि मैं हिंदू समाज की बातों को ज्यादा महत्व नहीं दूंगी, रोहिंग्या को महत्व देंगी। चौथी, अरविंद केजरीवाल जी हमारे समाज में सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े ईमानदार, हरिश्चंद्र के बाद भगत सिंह की जनरेशन के रचयिता, वो ये कह रहे हम सब स्वच्छ हैं। ऐसे लोगों से विपक्ष का कुछ नहीं होना, क्योंकि लोग बखूबी जानते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। वैसे सर जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक तो स्वच्छ और साफ है। सिद्ध नहीं हो जाता स्वच्छ और साफ है, तो इसके उदाहरण ये है आम आदमी पार्टी के 3 नेता। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 2 साल से जेल में, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है। संजय सिंह उनके लठैत गुंडे, जिनके बारे में केजरीवाल ये कहते थे कि संजय सिंह की वजह से ईडी के पेंट में पेशाब हो जाती है, जो इस अहंकार में लोग थे, वो आज पिछले 6 महीने से संजय सिंह भी जेल में है। चौथे, अरविंद केजरीवाल भी ईडी की रिमांड में है। अगर ये भ्रष्टाचार न होता तो रिमांड में जाने का कोई अभिप्राय नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है ये लोग अपने बड़बोल की वजह से फंसे। जी के सीनियर वकील डॉक्टर मनु सिंघवी जैसे सुप्रीम कोर्ट तक भी अपनी याचिका लगा चुके, लेकिन वहां से भी कोई हल नहीं मिला। तो ईडी के जो अभी उस पर चेकिंग हुई है और सब ईडी की गिरफ्त में चल रहे हैं केजरीवाल जी, तो क्या राजनीतिक इनका असर पड़ेगा? देखिए रामेन जी, केजरीवाल हमारे देश की राजनीति का महाधूर्त नालायक, कैसे कह सकते हैं? ये ऐसे कह सकते हैं कि हमारे देश में आपने भी देखा, पिछले 2 महीने पहले हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया गया ईडी के द्वारा। हेमंत सोरेन एक जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी नेता, इंटर पास व्यक्ति, लेकिन क्योंकि जमीन से उसने राजनीति स्टार्ट की, तो उसने राजनीति के सभी विचारों को समझा, और जब उसको अरेस्ट किया गया तो उसने खुद इस्तीफा राजभवन में जाके दिया। तो एक राजनीतिक स्वच्छता का एक महत्व है कि अगर हम राजनीति में समाज में लोगों के साथ बैठते हैं, समाज में चर्चा करते हैं, तो हमारा दायित्व भी कुछ बनता है। केजरीवाल एक पढ़ा लिखा धूर्त और नालायक व्यक्ति है, जो अपनी इमेज को दूसरों के सामने ऐसे दिखाना चाहता है कि वो बहुत देश का बहुत जानकार व्यक्ति है। आपको याद होगा, लालू यादव चारा घोटाले में अरेस्ट हुए थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन हमारे देश की राजनीति में केजरीवाल नामक एक नालायक और धूर्त व्यक्ति जो अरेस्ट भी होता है, उसके दूसरे दिन अपनी पत्नी से उस नैरेटिव को भी क्रिएट कराता है कि केजरीवाल इतने दुखी है, इतने व्यस्त है, इतने परेशान है, तो ये और अभी भी इस्तीफा नहीं देता है, और बिना किसी कारण के तो कोई किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर शराब घोटाले में उसका कोई हाथ नहीं है, तो क्यों केजरीवाल अरेस्ट हुआ, क्यों मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुआ, क्यों सत्येंद्र अरेस्ट हुआ, क्यों संजय सिंह अरेस्ट हुआ, और इन सबको जमानत कौन नहीं दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है जी। और वो चिल्ला क्या रहे हैं, मोदी सरकार ने इनको बंद कर दिया जी। मोदी ने बंद कर दिया। मोदी का यहाँ कहाँ हस्तक्षेप है भाई? चलिए मैं दूसरी तरफ और चल रहा हूँ और बात जानते हैं कि आजकल गठबंधन की सरकारें कितनी सफल होंगी? गठबंधन माने 0/0, चोर चोर मौसेरे भाई, वो हमारे बुजुर्गों ने कहावत कही ना। तो सारे चोर आज इकट्ठे हो गए, उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारे ऊपर कोई गठबंधन में
कोई दिक्कत आई, हमें जेल हुई, तो हम इन गठबंधन बना के लोगों को कम से कम एक हजूम तो इकट्ठा कर लेंगे, जो समाज में दिखाएंगे नहीं हम ईमानदार है, जी। जो उसी तरह का एक गठबंधन है। देखो हजूम भी इकट्ठा होता नहीं मालूम पड़ रहा है, आपस में ही। कहाँ आपको दिख रहा है, आप बताइए। अखिलेश जी को सीबीआई का सब बनाया, कौन सा हजूम इकट्ठा हुआ? न कांग्रेस में साथ खड़े होकर विरोध किया, न आम आदमी पार्टी ने जो विरोध किया, न ही लालू यादव ने आके विरोध किया, क्योंकि सब चोर है। लालू यादव चारा घोटाला में चोर है, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड में जमानत पे चल रहे हैं, और अखिलेश जी के पिताजी तो खुद आय से अधिक संपत्ति के मामले में बाहर थे। ऐसा माना जाए कि मतदान के देखते हुए, चुनाव को देखते हुए सभा में जान बचा रहे हैं। बिल्कुल बचा रहे हैं, पब्लिक को भ्रम में पैदा कर रहे हैं, इसलिए तो पीडीए चिल्ला रहे हैं जी कि जाति का इधर वर्णन कर दो, इधर इतनी जाति, इधर इतनी जाति, क्योंकि हमारे देश में जाति का नशा बहुत बिकता है जी। गरीब आदमी बेचारा नहीं जानता है, वो ये जानता है नेताजी जो कह रहे हैं वही सही कह रहे होंगे, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, और उसको जैसे नेता लोगों ने भ्रमण किया विचार करते हैं। चलिए अब हम आते हैं सत्ता पक्ष की यानी भाजपा की बात को लेकर के। जैसा कि भाजपा जीत का एक बिगुल बजा रही है और कह भी रही है, तो भाजपा की जीत का विभिन्न राज्यों में क्या आंकड़ा है? मेरी नजर में भाजपा का जीतने का मूल उद्देश्य इतना है कि भाजपा शासित जहां भी प्रदेश है वह किसी का शोषण नहीं हो रहा है, किसी के साथ दुराभाव नहीं हो रहा है, किसी के साथ लूट नहीं हो रही है, और सभी को समानता के अनुसार उसको अपने अपने कार्य का निर्वहन किया जा रहा है। इसका मूल कारण है, इसलिए लोग भाजपा के प्रति समर्थित है, क्योंकि लोगों को कहीं से ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ शोषण हो रहा है। अब तक देशों में, अब तक जितनी आप सरकारें देखेंगे, वो कहीं न कहीं किसी न किसी ने अपने अपने राजनीतिक महत्व के कारण लोगों का शोषण किया है, लोगों के ऊपर अपना अधिकार क्षेत्र पैदा किया है, लोगों को वर्चस्व को खत्म करने का प्रयास किया है, ताकि अपना वर्चस्व बन सके। बहुत सी जगह पे भाजपा ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हो जाएगा, अभी हमारे यहाँ 7 फेसों में चुनाव है, जहां जहां नहीं किया है वहां भी वो करेगी, क्योंकि आजकल आप जानते ही हैं कि हर किसी को कहीं न कहीं लोलुपता और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक अपने आप में लोगों को ऐसा लगता है कि महत्वाकांक्षा है, वो उसको पूरी करना चाहता है, तो थोड़ा समय लगता है। हम लोगों के साथ रहते हैं, इसी मनुष्य में रहते हैं, इसी समाज में रहते हैं, इसी तरह के विचार में रहते हैं, इसी तरह की जाति प्रक्रिया की दकियानुसी परंपराओं में रहते हैं। तो भाजपा की क्या नीति है, मतलब टिकट देने की? भाजपा का आदरणीय मोदी जी का एक ही उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ये जब ही सफल हो पाएगा जब हर नागरिक, हर कैंडिडेट, हर जिम्मेदार व्यक्ति, हर जनप्रतिनिधि समाज के साथ उस व्यवहार को फॉलो करेगा। चलिए अब आते हैं अपने आसपास यानी फिरोजाबाद जनपद को लेकर के। तो यहाँ प्रत्याशी कौन आपकी उम्मीद में हो सकता है? मेरी कोई उम्मीद नहीं है जे, तो यहाँ अभी काफी यहाँ पे नामांकन नहीं चल रहे हैं, काफी नामांकन, क्योंकि हर आदमी की महत्वाकांक्षा, हर आदमी को लड़ने का अधिकार है। थोड़ी सी नजर जो है यहाँ के जो खासकर पूर्वानुमान जिसे बोलते हैं, नहीं पूर्वानुमान वहां लगाया जाता है। दावेदार काफी लोग हैं। नहीं दावेदार, क्योंकि हमारे फिरोजाबाद जिले के बहुत से ऐसे प्रत्याशी जो विवेकशील है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो सब अपनी उम्मीदवारी का प्लान कर रहे हैं, और जो तो वार्ड समिति और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी, ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जी, हमारे भूपेन्द्र जी जो प्रदेश के अध्यक्ष है, इन सबकी एक विवेचना, एक कारण और उन सबकी गरिमामयी उपस्थिति के अनुसार जिनका जो सहूलियत के अनुसार लगेगा उसको टिकट दिया जाएगा। उसमें कोई अड़चन का विषय नहीं है, क्योंकि समाज आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में साथ देने के लिए तैयार है। चलिए पूर्वानुमान एक चीज का और देखते हैं सभी भाजपा की सीटों को लेकर के, क्यों भाजपा को लोग मान रहे हैं कि एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है,
तो सभी सीटों की स्थिति क्या अलग हो सकती है? उत्तर प्रदेश में 74 से 75 सीटों का मेरा अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और सर आपकी नजर में कोई बात मतदान को लेकर के जनता के लिए संदेश? नहीं, जनता बहुत पूरी तरह से प्रफुल्लित है और उत्साहित है कि किस दिन चुनाव होगा। 7 मई को हमारे फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का चुनाव है और जनता पूर्ण तरीके से भागीदार होगी और इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को, जो भी ऊपर से केंद्र के द्वारा चिन्हित होगा, उसको जिताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात की। आपका वोट, आपका मत, आपका मत भी जाना और आपका वोट भी अंदाज लगा कि किस ओर जाएगा। और जहां तक अनुमान है, आपका प्रत्याशी, हर आदमी चाहता है कि हमारा प्रत्याशी जीते। नहीं, स्वाभाविक सी बात है, हर आदमी चाहता है हमारा प्रत्याशी जीते। होली के शुभ मौके पर आपको पुनः धन्यवाद और हैप्पी होली। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को, और आपको भी हैप्पी। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार।